हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार, स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों, आज अपनी जो यूनिक टेस्ट सीरीज़ है उसमें आज अपन बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और शिक्षा मनोविज्ञान में अगर टॉपिक की बात करें तो आज का अपना टॉपिक वाइज अपन क्वेश्चन को देख रहे हैं। इसमें आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो अधिगम का टॉपिक है और उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनकी अपन बात कर रहे हैं। तो जो चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अपने यहाँ पे मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण थ्योरीज भी क्लियर करवाई गई है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी। तो आप इनका अवलोकन जरूर करें, देखिए एग्जाम में निश्चित रूप से आपके लिए सहायक होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही उपस्थित किए जाने पर अंततोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना कहलाता है। अनुबंधन स्थापित होने के बाद भी यदि बार बार मात्र क्या है, अनुबंधित उद्दीपक ही उपस्थित किया जाए तो आपको पता है कि सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि अनुबंधित उद्दीपक कौन सा है और अनानुबंधित उद्दीपक कौन सा है। तो अनुबंधित उद्दीपक की बात करें कि जिससे अनुबंधन हो गया है तो वो अनुबंधन होता है घंटी के साथ। तो अनुबंधित उद्दीपक जब अनुबंधन होने के बाद में केवल घंटी ही बार बार प्रस्तुत की जाएगी, वैसी स्थिति में प्राणी है जो जिसमें अनुबंधन करवा गया उसकी जो उम्मीद है धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और जो उम्मीद का बिल्कुल खत्म हो जाना, ये जो स्थिति क्या कहलाती है? आपके सामने ऑप्शन है बाह्य अवरोध, ब विलंब अवरोध, स आंतरिक अवरोध और डी है यहाँ पे द विलोपन। तो यहाँ पे अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना कहलाता है विलोपन। इसका राइट आंसर हो जाएगा विलोपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? आपके सामने ऑप्शन है व्यक्तित्व, ब बुद्धि, स अधिगम और डी है नैतिक विकास। तो मिरर ड्राइंग जो परीक्षण है वो अधिगम के मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। उसमें क्या परिवर्तन हुआ है इसका पता लगाने के लिए मिरर ड्राइंग परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य? आपको असत्य कथन देखना है। आप अगर इन वीडियोज़ को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप टोटल 20 क्वेश्चन इसमें मैं करवा रहा हूँ हर दिन। तो उसमें जो सभी क्वेश्चन वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखें लास्ट तक। तो पहला यहाँ पे इसमें ऑप्शन है अधिगम एक प्रक्रिया है। आपको इसमें असत्य कथन देखना है। तो अधिगम एक प्रक्रिया है, ये भी सही है। अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं, संवेग से संबंधित चालकता हमारी क्रिया को निर्देशित करती है। तो देखिए आपको समझना होगा कि संवेग से संबंधित चालकता, प्रत्येक संवेग हो उसकी अपनी एक चालकता होती है और चालकता का जिस प्रकार का स्तर होगा उनमें जो सबसे तीव्र चालकता जिसकी होगी उसके प्रति व्यक्ति की क्रिया निर्देशित होगी। तो ये भी कथन सही है। डी है अधिगम जो है अभ्यास एवं प्रशिक्षण से संबंधित, तो ये भी सही है। तो आपको इसमें पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम इस प्रकार है। अनुबंधन के लिए जो घटनाएं हैं किस रूप में जो है उद्दीपक प्रस्तुत किए जाते हैं उसका सही क्रम क्या है? आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स और उसके बाद में कंडीशनल रेस्पॉन्स, तो ये गलत है। फिर है आपको उपयुक्त क्रम पूछा है कंडीशनल स्टिमुलस, उसके बाद में कंडीशनल रेस्पॉन्स, ठीक है, और फिर है अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, तो ये क्रम ये भी गलत है। फिर आपके सामने कंडीशनल स्टिमुलस यानी घंटी, उसके बाद में अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी भोजन और उसके बाद में अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, तो ये क्रम जो है वो यहाँ पे सही हो रहा है। बाकी अगला जो ऑप्शन देखते हैं अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, अनकंडीशनल स्टिमुलस, तो पहले स्टिमुलस होता है तो ये कथन भी गलत हो। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रेणु ने दाहिने हाथ से कैरम बोर्ड खेलना सीख लिया, अब बाएं हाथ से भी खेल सकती है, यहाँ अधिगम का अंतरण है। पहले वह किसी दूसरे हाथ से अपन कह सकते हैं अधिगम कर लिया है, सीख लिया, अब वह बिना सीखे दूसरे पक्ष से भी वो कार्य कर रही है या दूसरे भाग से भी वह कार्य कर रही है। तो यहाँ पे अंतरण कौन सा होता है? आपके सामने ऑप्शन है
क्षैतिज अंतरण, बी है पार्श्विक अंतरण, सी द्विपार्श्विक अंतरण और डी है ऊर्ध्व अंतरण। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो है अधिगम अंतरण जितने भी प्रकार है, क्षैतिज, पार्श्विक, ऊर्ध्व, अनुक्रमिक अंतरण, ठीक है, ये सभी अंतरण के प्रकार यहाँ पे आप चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। अधिगम अंतरण से सर्च करके आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसमें इसके जो अधिगम के अंतरण आप सामान्य जो सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य अंतरण तो हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कुछ विशिष्ट अंतरण भी है जो क्षैतिज, पार्श्विक, तो ये इनका जो ऑप्शन को किस तरीके से अपन पकड़ सकते हैं, इनको टिकली, ये सब चीज़ें करवाई गई है। तो आप चैनल पे वीडियोज़ भी ज़रूर देखें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है द्विपार्श्विक अंतरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विपार्श्विक अंतरण। अब यहाँ पे ये हमें ये समझना होगा कि द्विपार्श्विक जो अंतरण है उसमें क्या होता है। द्विपार्श्विक अंतरण में स्वतः एक पक्ष से सीखा हुआ जो अधिगम है वो दूसरी ओर स्थानांतरित हो जाता है। तो यहाँ पे यही चीज़ हो रही है कि बाएं हाथ से अगर आप आज लिख रहे हैं तो धीरे धीरे बिना सीखे आप दाएं हाथ से भी लिख सकते हैं। हालांकि उतनी कुशलता तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम लिख सकते हैं अच्छी तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। अधिगम प्रक्रिया में समस्यात्मक परिस्थिति का संप्रत्यय किसने दिया? ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपके सामने ऑप्शन है ए कार्ल रोजर्स, ब गिलफोर्ड, स कोहलर और द स्किनर। तो समस्यात्मक परिस्थिति किसने प्रस्तुत की प्राणी के समक्ष? आप सबको पता है, कई बार अपन कार्ल रोजर्स कर देते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो है कोहलर। कोहलर ने जो है सुल्तान के समक्ष केलों को एक ऊंचाई पर लटका दिया जहाँ तक सुल्तान आसानी से नहीं पहुँच सके। तो वो उसके लिए क्या थी? एक समस्यात्मक परिस्थिति थी, जिसका निर्माण किसने किया? कोहलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने महत्वपूर्ण, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी उसको प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने किया है? यानी जब बालक स्वयं सीखने के लिए तैयार होता है तो वो उस कार्य को जल्दी एवं प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया? क्वेश्चन में थोड़ा सा वर्ड की थोड़ी मिस्टेक है। बाकी इसमें ऑप्शन देखिए आपके सामने है, ए टोलमैन द्वारा, ब कुर्टलेविन द्वारा, स थॉर्नडाइक द्वारा और डी है बांडोरा द्वारा। तो ये तत्परता का जो नियम है, मुख्य नियमों में किसी कार्य को करने के लिए जब हम तैयार हो जाते हैं तो उस कार्य को हम प्रभावशाली तरीके से और जल्दी सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षकों को प्रत्येक माह के अंत में वेतन दिया जाना पुनर्बलन के किस शेड्यूल की ओर अंतर्गत या इंगित करता है? तो इसका भी वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखा है। पुनर्बलन की जो अनुसूचियाँ आप निश्चित रूप से ज़रूर देखें। एकदम लगभग 5-7 मिनट का वीडियो है, उसमें पुनर्बलन की अनुसूची से संबंधित पीटीईटी में जो पंजाब पात्रता परीक्षा उसमें पुनर्बलन की अनुसूचियों से प्रश्न उठाया गया है इस बार। तो आपको ये पता होना जरूरी है कि पुनर्बलन की अनुसूचियाँ किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं और कौन सी अनुसूची सबसे प्रभावी होती है, कौन सी अनुसूची कम प्रभावी होती है, नया कार्य सीखने के दौरान कौन सा अनुसूची काम में ली जाती है और भूलने से बचाने के लिए कौन सी अनुसूची काम में ली, ये सब चीज़ें उसमें आपको सीखने को मिलेगी। तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है स्थिर अनुपात, ब परिवर्त्य अंतराल, फिर है सी निश्चित अंतराल और डी है चर अनुपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चर। इसमें जो निश्चित अंतराल अनुसूची जो है वो प्रत्येक निश्चित समय पर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रॉबर्ट गेनी के अधिगम पदानुक्रम में छठा स्तर निम्न होता है। छठा स्तर के बारे में आपको पूछा है, तो कौन सा होगा? आपके सामने ऑप्शन है बहुविभेदन अधिगम, ब सिद्धांत अधिगम, स संप्रत्यय अधिगम और द शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम। तो रॉबर्ट गेनी के अधिगम का जो सोपान है उसके क्रम कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको इनका जो क्रम है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्रम पता अगर आपको नहीं है तो निश्चित रूप से आपके लिए समस्या हो सकती है। तो क्रम देखिए, संकेत अधिगम, उसके बाद में आपको पता है उद्दीपन, अनुक्रिया अधिगम, तीसरा जो है वो श्रृंखला अधिगम। क्रम याद करने का तरीका भी मैं बात करूँगा।
शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, प्रत्यय या इसको अपन संप्रत्यय अधिगम भी कह सकते हैं। सिद्धांत अधिगम, और अंतिम जो सबसे उच्च प्रकार का जो अधिगम है वो है समस्या समाधान अधिगम। यह रॉबर्ट कहने के अधिगम के सोपान के 8 चरण हैं। इसको याद करने का देखिए तरीका कैसे अपन याद करते हैं कि सबसे पहले अपन इसको कर लेते हैं शंकु, ठीक है। तो शंका तो मतलब हो गया संकेत, ठीक है। उका हो गया उद्दीपन अनुक्रिया, फिर हो गया श्रेयसा श्रृंखला, और सा का शाब्दिक शास्त्री। यहाँ पे वस्तुओं के बारे में बालकों को नाम बताना, उसके बाद में बालक उस नामों के आधार पर विभेद करना सीखते हैं। विभेद करने बाद में संबंधित शब्द के बारे में एक कॉन्सेप्ट जो होता है जिसको अपन संप्रत्यय या अवधारणा कहते हैं, और उस नियम उस विशेषताओं के आधार पर हम एक सिद्धांत का निर्माण करते हैं, और उस सिद्धांत के आधार पर हम क्या करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। तो ये रॉबर्ट कहने के जो 8 नाम है वो क्लियर है। इसमें संकेत अधिगम जो है पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है, और यह सबसे उच्च प्रकार का अधिगम है समस्या समाधान अधिगम। और ये इनका जो क्रम की बात करें तो ये व्यवहारवाद से गेस्टाल्टवाद की ओर चलते हैं। इनका क्रम क्या चलता है, व्यवहारवाद से गेस्टाल्टवाद की ओर। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो 6 नंबर आपको पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संप्रत्यय अधिगम। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट लर्निंग अपन इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रदर्शित होता है जब बच्चे हिंसा की नकल उतारते हैं जो भी अपने पसंदीदा वीडियो गेम में देखते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है अनुकरण की। सबसे महत्वपूर्ण बात को आपको समझना जरूरी है। आपके सामने ऑप्शन है क्रिया प्रसूत अधिगम, ब अवलोकन अधिगम, स तलरूप अधिगम, तलरूप सिद्धांत, और डी है प्रतिस्थापन सिद्धांत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो है अवलोकन अधिगम, जो किसका है, ये थ्योरी अल्बर्ट बांडुरा की है। ये थ्योरी किसकी है, अल्बर्ट बांडुरा की। क्रिया प्रसूत जो है आपको सबको बताइए स्किनर की थ्योरी है। तलरूप कुर्ट लेविन की है थ्योरी, और प्रतिस्थापन है वो है गुथरी की। यहाँ पे जो बात करें अपन अवलोकन जो सिद्धांत है बांडुरा का, जिसको अपन सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं अपन, सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी इसको कहते हैं। इसी को अपन प्रतिरूपण सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को अपन मॉडलिंग थ्योरी कहते हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं, मॉडलिंग थ्योरी। और प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत है अल्बर्ट बांडुरा का जो सिद्धांत है, इसी को हम प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत की जो मुख्य बात क्या है, इसमें बालक समाज में लोगों का अवलोकन करके उनका अनुकरण करता है, और उसके बाद में उसके कार्यों को वेरीफाई करने के बाद में वो उसके लिए सामाजिक रूप से अधिगम का परिणाम के रूप में बन जाती हैं। तो ये सामाजिक अधिगम है, जिसको अवलोकन या निरीक्षण अधिगम भी अपन कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी लेविन के सिद्धांत से संबंधित अवधारणा नहीं है। लेविन के सिद्धांत अगर आपने समझा है, पढ़ा है, तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी काम में ली जाती है। वो कौन कौन सी है आपको पता है। टोपोलॉजी जो है जिसको अपन क्या कहते हैं, तलरूप, लाइफ स्पेस जिसको अपन कहते हैं जीवन दायरा, और वेक्टर जिसको अपन कहते हैं कर्षण। ये तीनों जो है वो कुर्ट लेविन की शब्दावली से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे जो डी है विभेदीकरण, वो इससे संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका राइट आंसर हो जाएगा द। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने देखिए, पावलव लिखिए यहाँ पे, पावलव के प्रयोग में वह शब्द कौन सा था जिसका उपयोग उस भोजन का वर्णन करने के लिए किया गया था जिसके लिए कुत्ता स्वाभाविक रूप से लार टपकाता था। आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन है अनुबंधित उद्दीपक, ब स्वाभाविक उद्दीपक, स अनानुबंधित अनुक्रिया, द है अस्वाभाविक उद्दीपक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न को फिर से ध्यान से देखिए, पावलोव के प्रयोग में वह शब्द कौन सा था
जिसका उपयोग उस भोजन का वर्णन करने के लिए किया गया था जिसके लिए कुत्ता स्वाभाविक रूप से लार टपकाता था। तो उस उद्दीपक को अपन क्या कहेंगे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ब। भोजन जो है वो क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है। इसको अपन अनानुबंधित उद्दीपक भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है अनानुबंधित उद्दीपक। अनानुबंधित अनुक्रिया जरूर दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? अधिगम के बारे में कौन सा कथन साधारणतः सरल भाषा में वो शब्द है? आपके सामने ऑप्शन है व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, कक्षा कक्ष के साथ आंतरिक अधिगम, और डी है संवेदनाओं में परिवर्तन। तो आप सबको पता है अधिगम क्या है? व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अधिगम विकास का प्रक्रम है, यह कथन किसका है? ये परिभाषा है, फर्स्ट ग्रेड में पूछी गई है। अधिगम विकास का प्रक्रम है। आपके सामने ऑप्शन है ए स्किनर, बाय वाइगोत्स्की, स वुडवर्थ, और डी हॉलिंगवर्थ। देखते हैं आपका आंसर क्या होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है वुडवर्थ। वुडवर्थ के अनुसार अधिगम क्या है? विकास का प्रक्रम है, या अपन कह सकते हैं इसको विकास की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को कहते हैं। अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को अपन क्या कहते हैं? सबके लिए इजी क्वेश्चन। ए चिंतन, ब अभिक्षमता, स अभिप्रेरणा, ड अनुबंधन। तो अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को कहते हैं अभिप्रेरणा, और अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। ये सोरसन की परिभाषा है, ये भी अपन को याद रखना जरूरी है। ये परिभाषा किसकी है? सोरसन की। तो अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार भी कहा गया है, रेनसन लिंकर्ट अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कक्षा में कम से कम काम में लेना चाहिए? आपके सामने ऑप्शन है पुरस्कार, व मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति, स प्रवृत्ति को रोचक बनाना, और देन नए ज्ञान को बच्चे के पूर्व अनुभव से जोड़ना। देखते हैं क्या है आपका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाता है, किसको कम से कम काम में लेना चाहिए? इसका राइट आंसर है दोस्तों पुरस्कार। पुरस्कार की जो है संतुलित मात्रा अपन कह सकते हैं, जहाँ तक कम से कम काम में लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे उसके कारण क्या होते हैं, इस पर डिपेंड हो जाते हैं, और बिना पुरस्कार की स्थिति में कई बार बच्चे उसमें बाद में रुचि नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं पुरस्कार को कम से, बाकी कक्षा में सामाजिक अंतर्क्रिया की जो प्रवृत्ति है उसके माध्यम से सिखाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रवृत्ति को, जो भी जिस भी तरीके से रोचक बनाने का कार्य है, और बच्चे को जो भी नया ज्ञान दिया जा रहा है उसमें उसके पूर्व ज्ञान को काम में लिया जाना चाहिए, या अपन यूँ कह सकते हैं पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी नई अनुक्रिया का सुदृढ़ीकरण किया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं आप क्या बताते हैं इसका राइट आंसर। कोई भी नई अनुक्रिया है या कोई व्यवहार है उसको आप पुष्ट या सुदृढ़ करना चाहते तो क्या करोगे? ए चिंतन द्वारा, ब पुनर्मिलन द्वारा, स प्रेरणा द्वारा, और द उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाता है ब पुनर्मिलन द्वारा। यहाँ समझना है, कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर प्रेरणा भी तो हो सकता है। देखिए प्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने के लिए काम में ली जाती है, लेकिन किसी नई अनुक्रिया का सुदृढ़ीकरण करना है, उसको मजबूत करना है, तो वहाँ पे काम आता है पुनर्मिलन। बालक का कोई भी व्यवहार देख लीजिए, ठीक है, बालक जैसे मान लीजिए नमस्कार करता है, ये उसका एक कोई नया व्यवहार है। अब आप उसको चॉकलेट देंगे या सकारात्मक पुनर्मिलन दोगे तो वह उस व्यवहार को दोबारा प्रस्तुत करेगा। कहने का मतलब सुदृढ़ीकरण का मतलब यहाँ पे दोबारा बार बार वो किसके द्वारा प्रस्तुत करेगा। तो पुनर्मिलन किसी व्यवहार की अनुक्रिया को बढ़ाने का कार्य करता है, या अपन कह सकते हैं जिस कार्य को करने के बाद में सकारात्मक पुनर्मिलन मिलता है वहाँ पे उस व्यवहार के होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अभिवृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है,
आपको पूछा कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। अभिवृद्धि एक जैविक प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ये भी सही है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया, डी है। शिक्षण एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया, तो पढ़ाना एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया। अब इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? ये विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया, ये कथन गलत है। विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रक्रिया है। तो एकदम बारीक क्वेश्चन था, ध्यान से अगर आपने पढ़ा है समझा है तो निश्चित रूप से आप इसके आंसर को पकड़ लोगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का पानी में तैरना किसका परिणाम है? महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। बालक का पानी में तैरना किसका परिणाम? देखते हैं कौन इसका सही आंसर बताए। आपके सामने अधिगम का, परिपक्वता से अधिगम एवं परिपक्वता दोनों का, और ड मूल्यांकन का। तो बालक का पानी में तैरना किसका परिणाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स, परिपक्वता एवं अधिगम। क्योंकि परिपक्वता एवं अधिगम एक दूसरे से संबंधित है, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र या अलग अलग नहीं है। अधिगम के लिए परिपक्वता तो होना ही जरूरी है। अधिगम है जिसमें उसमें परिपक्वता सम्मिलित है, लेकिन परिपक्वता में अधिगम सम्मिलित नहीं होता है। अगर आपको परिपक्वता अधिगम में क्या संबंध और क्या अंतर है, उसमें कई 5-7 अंतर है, वो आप यहाँ पे इस चैनल पे वीडियो में देख सकते हैं। तो चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पे बालक सीख सकता है, लेकिन कब सीखेगा? जब वो उस कार्य को करने के लिए परिपक्व हो जाएगा। तो परिपक्वता एवं अधिगम एक दूसरे से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अंतिम महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है, किसके द्वारा पूर्ण होती है? आपको ये पता होना चाहिए प्रत्यक्षीकरण जो शब्द है व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ है या गेस्टाल्टवाद से। तो प्रत्यक्षीकरण जो शब्द है वो गेस्टाल्टवाद से जुड़ा हुआ है, और उसमें जो सूझ सिद्धांत है उसमें प्रत्यक्षीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना प्रत्यक्षीकरण के सूझ विकसित नहीं हो सकती। और यहाँ पे जो सूझ है गेस्टाल्टवाद किस दिशा की ओर चलता है? आपके सामने ऑप्शन है अंश से पूर्ण की ओर या पूर्ण से अंश की ओर, स अचानक और द स्वाभाविक रूप से। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा प्रक्रिया जो है पूर्ण से अंश की ओर चलती है। अब सूझ सिद्धांत में सूझ उत्पन्न अचानक होती है, लेकिन मैंने तो यहाँ पे ये चीज़ पूछी नहीं है, ठीक है। यहाँ प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया की बात की गई है जो चलती है पूर्ण से अंश की ओर। तो ये आज की अपनी टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट। तो दोस्तों आपको चैनल पे जो क्वेश्चन है आपको किस टाइप के लगे, कैसे लगे, अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको 20 में से कितने नंबर इसमें मिले हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।